ऑलराइट, हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू किताबी बातें। आई एम अभिषेक, आल्सो नोन एज बुक्स वाले भैया। आज मेरे गेस्ट जो हैं वो है अब्बास मल्दाहियार और मेरा पहला यूट्यूब लाइव है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मैं अब्बास के साथ अपना ये सेशन कर रहा हूँ। अब्बास के इंट्रोडक्शन के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सबसे खास बात है उनके इंट्रोडक्शन में वो ये है कि वो एक एक्स कम्युनिस्ट है और जो उनका जिसका ज़िक्र उन्होंने अपनी एक पहली किताब में किया था, मोदी अगेन। और इस बार हम चर्चा करेंगे उनकी लेटेस्ट बुक जो उन्होंने लिखी है बाबर पर। तो आज हम बात करेंगे आभास एज़ अ हिस्टोरियन की। अ, आभास में प्रोफ़ेशन एक आर्किटेक्ट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि वो पेशे से आर्किटेक्ट हैं और तबीयत से हिस्टोरियन हैं। क्योंकि जैसा पैशन मैंने उनकी राइटिंग में देखा है, वो इनकी बुक जो बाबर पर है, तो वो किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता जो हिस्ट्री को सिर्फ एज़ अ हॉबी ले रहा है, जो डेप्थ उन्होंने इस बुक में लिखी है। तो आज हम चर्चा करेंगे बहुत से इतिहास इतिहास की, बाबर के इतिहास की, मुगलों के इतिहास की, बहुत से ऐतिहासिक तथ्यों की। आभास, स्वागत है आपका किताबी बातों में। इट्स एब्सोल्युटली अ प्लेज़र टू हैव यू हियर। Thank you so much, Abhishek ji. It's indeed my pleasure to have be on your show, and I'm so glad that you have read the book. So that will give us even more insight, because राइट, what will come from you will be more of a buttress to what I say. So राइट। I'm looking forward to interact and have a nice conversation. Or bilkul, let's flow it in Hindi, English, whatever you want it to हाँ, be like. श्योर, श्योर। तो अब बस पहला क्वेश्चन जब हम बाबर की और मुगलों की बात करेंगे, उससे पहले इतिहास को लेकर एक जनरल क्वेश्चन। अगर इतिहास जब हम कहते हैं, तो इतिहास बनता है इतिहास, व्हिच मीन्स एज़ इट हैपेंड। लेकिन मेरा मानना है स्पेशली भारत में, मैं और देशों का तो नहीं कह सकता, भारत में अगर हम ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फिगर्स की बात करें, अगर हम पूछें किसी से कि ये व्यक्ति थे, ये कैसे थे, चाहे वो मुगल किंग हो या वो कोई सेलिब्रिटी हो या कोई पॉलिटिशियन हो, अगर आप किसी से पूछें कि वो कैसे थे, तो उसका उत्तर इससे नहीं आएगा कि वो कैसे थे, उसका उत्तर इससे आएगा कि जवाब देने वाले की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और इंक्लिनेशन क्या है। तो हम एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन देख रहे हैं व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री नरेशन, हिस्ट्री की समीक्षा करने में, कि ये इस पर डिपेंड करने लगा है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। तो हम एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन देखते हैं बिटवीन लेफ्ट विंग हिस्टोरियंस एंड राइट विंग हिस्टोरियंस। और वो अपने-अपने वे में हिस्ट्री को बताते हैं, जिसमें हम बहुत कम ही देखते हैं कि कोई कॉमन ग्राउंड बहुत बार नहीं मिलता। आप इस डिस्टिंक्शन को कैसे देखते हैं? तो जब मैं अभी रिसेंट बुक का एग्जांपल लूंगा, बाबर। जी, तो बाबर का जो आइडिया भी था वो ट्रिगर तब हुआ जब बाबर अगेन केम इनटू टीवी डिबेट्स, मुगल्स अगेन केम इनटू टीवी डिबेट्स एज इफ दे वर गोइंग टू फाइट द इलेक्शंस। जी, बट सो बी इट, एवरीवन हैड देयर ओपिनियन। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, अभिषेक जी, दैट जब लोग जो बाबर के अगेंस्ट में बात करेंगे, तो वो भी तथ्य से दूर होते हैं। और जी, जो बाबर प्रो में बात करने की कोशिश करेंगे, जनरली जो लेफ्ट लीनिंग लोग होते हैं, मैं हिस्टोरियंस पे बाद में आऊँगा, पहले मैं जनरल परसेप्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो भी फैक्ट से काफ़ी दूर रहते हैं। अब जब ऐसा होता है, उस समय जो इतिहासकार होते हैं, वो कई बार अ, अब जो लेफ्ट लीनिंग हिस्टोरियोग्राफी थी, वो पूरी तरह से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती थी। अगर जी, हम वेटरन्स की बात करें, जैसे इरफान हबीब हो गए, रोमिला थापर। रोमिला थापर तो फिर भी नॉट एग्ज़ैक्टली कंप्लीटली मार्क्सिस्ट, बट मतलब मार्क्सिस्ट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक एंगल के लिए नहीं। शी टॉक्स अबाउट रिलिजन, बट शी डज़न्ट प्रेज़ेंट द फैक्ट्स एज़ इट इज़। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी फेयर टू इरफान हबीब, उन्होंने जब इकोनॉमिक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास को बनाने की कोशिश किया, ही हैज़ बीन वेरी ट्रुथफुल टू द अकाउंट व्हाट ही हैज़ गिवन। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कई बार कि जब हम नैरेटिव बिल्ड कर रहे होते हैं, अभी जैसे ये बात तय है, इसमें मुझे कोई आप आई दो मेरे मन में 2 राय नहीं है इस बात को लेकर के कि बाबर या टिमुरिड्स या जितने भी थे, चाहे वो हुमायूँ, अकबर एंड सो ऑन एंड ऑन, ये लोग हमारे मित्र तो नहीं थे, और जी, नहीं थे, ना ही ये भारत के हित में कोई कार्य करते थे। ये बात को लेकर के मैं क्लियर हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जो नैरेटिव्स बिल्ड होते हैं हमारे साइड से भी, या कई बार अगर आप ये बोल सकते हैं नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई नैरेटिव्स जब लेकर के आते हैं, राइट, वो भी बहुत हद तक कही सुनी बातें होती है, irrespective of whether they are appearing in history books or they are appearing in blog posts or they are appearing in op-eds. ट्रू,
और इट गेट्स द प्लेस का कारण ये होता है कि जब हम नैरेटिव की बात कर रहे होते हैं, अब जैसे नैरेटिव बिल्डिंग की बात हो रही है और मैं नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू नेट रिजल्ट मेरा ये है कि यस, बाबर सर्टेनली वाज़ नॉट अ ग्रेट गाय फॉर इंडिया। अब उसमें आई विल आल्सो इग्नोर एट टाइम्स कि अगर चीज़ें झूठ भी कही जा रही हैं, तो इट डज़न्ट मैटर टू मी बिकॉज़ नेट रिजल्ट इज़ दैट ही वाज़ नॉट अ ग्रेट गाय। लेकिन जब हम इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जब मैंने बायोग्राफी लिखी बाबर की, तो मैंने एक पॉइंट क्लियर कर दिया था लोगों के लिए कि ये पुस्तक ना राइट विंग को पसंद आएगी शायद, ना ही लेफ्ट विंग को पसंद आएगी। क्योंकि लेफ्ट विंग और राइट विंग तो पॉलिटिक्स की हो गई, लेकिन ये पूरी हिस्ट्री विंग की किताब है। हिस्ट्री, राइट, और हिस्ट्री विंग का मतलब ये हो गया कि इट विल स्टिक टू द ट्रुथ। अब आपको जैसे ओपिनियन फ्रेम करना है करिए। अब उसमें अगर बाबर की कुछ अच्छाई है तो वो भी निकल कर के आएँगी और बाबर की बुराई है तो वो तो निकल कर के आएगी ही। आएगी, अब आएगी। बुराई को छुपाने वाला हूँ ना अच्छाई को छुपाने वाला हूँ। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इतिहास में एक कैज़ुअल्टी हो गया है मतलब इट हैज़ फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज़ ऑफ दिस बायसेस और राइट, इसके वजह से हमको उच्च स्तर का इतिहास एटलीस्ट मुगल विंग में मतलब मुगल्स के तरफ या टिमुरिड्स के तरफ का इतिहास सही लाइट में नहीं पढ़ाया गया है और राइट, एग्ज़ैगरेशन राइट। जी। तो अब आते हैं हम जैसे कि जैसा हमने कहा कि कहीं न कहीं इस राइट विंग और लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजीज़ के बीच में जैसा कि होता है कि ट्रुथ ऑफ़न बिकम्स द कैज़ुअल्टी बिकॉज़ कहीं न कहीं अगर आप एक आइडियोलॉजी के अंडर करते हैं तो चांसेस ये हैं कि आप अपना कुछ ना कुछ बायस उसमें शायद लाएँगे और जो हो सकता है कि आपको वो सत्य से अलग ले जाए। तो ऐसे में मुझे पवन वर्मा जी की एक बात याद आती है जो उन्होंने अपनी बुक ग्रेट हिंदू सिविलाइज़ेशन में लिखी थी। उन्होंने 2 बातें बड़े स्पष्ट तौर पर लिखी कि जब हम कहते हैं कि एंशिएंट इंडिया के जो हिंदू सिविलाइजेशन के कई अचीवमेंट्स रहे हैं, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी रहा हो, वो आर्ट्स रहा हो और कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो उन बातों को डिनाई करते हैं। कहते हैं ऐसा कुछ था ही नहीं, हिंदू सिविलाइजेशन ही नहीं था। तो वो ये बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि जो अचीवमेंट्स थे हमें उनको एज़ इट इज़ मानना चाहिए जिसके लिए एविडेंस है। हम ना उसको ओवर एक्सैजरेट कर सकते हैं, ना हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं। और उन्होंने भी कई जगह कई जो फेमस इतिहासकार हैं उनके साथ अपने डिसएग्रीमेंट को साफ-साफ लिखा था कि मैं इस आइडियोलॉजी को नहीं मानता कि ये कोई इतिहास हमारा था ही नहीं, या सिर्फ मुगल्स ही थे क्योंकि ये भी एक नैरेटिव पेडल किया गया है कि भारत को बनाया ही जैसे मुगल्स ने था या ब्रिटिशर्स ने बनाया या आप कहें कि दोनों ने बनाया। जबकि एक सच्चाई है कि जो लॉन्गेस्ट रनिंग डायनेस्टी है अगर मैं सही हूँ तो वो चोला डायनेस्टी है, जो सबसे लंबे समय तक रही। और मुगल जैसा कि आपने अपने बुक के थ्रू कहा है कि वो उसको एक मुगल डायनेस्टी कहना एक तरह से थोड़ा-सा गलत होगा क्योंकि वो सही उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा उसे डायनेस्टी के तौर पर कहना। तो ये एक जो जैसे हमने कहा बायसेस हैं। बट अब हम आते हैं आपकी अपनी जर्नी पर जो आप एक कम्युनिस्ट से एक एक्स कम्युनिस्ट बने और जो आपने उदाहरण दिया था कि अजंता में आपने जो आर्किटेक्चर को देखा उससे। वो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और जब एक बार आपको लगा आइडियोलॉजिकली आपका एक शिफ्ट हुआ, आगे आपने कैसे उस चीज़ को प्रोग्रेस करा कि आप आज इस मुकाम पर हैं कि आप एक बहुत इन डेप्थ में बुक्स लिख रहे हैं? सो टेकिंग द क्लू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ये बायसेस से मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रहता था और हमेशा से मैंने एक रैशनलिस्ट अप्रोच लेने की कोशिश की। हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे जो भी करना है वो सही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए और रैशनल, लॉजिक और साइंटिफिक वे से किसी भी बात को वेट करके सामने लेकर के आना है। तो आप राइट, देख सकते हैं कि मैं हमेशा से एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को सपोर्ट करता था और उसी उसी कारणवश जब मैंने ये पुस्तक भी लिखी बाबर, तो वहाँ पे भी कई बार लोग ये देखें पीपल विल गेट कन्फ्यूज़्ड एट टाइम्स कि मैं किस आइडियोलॉजी को कैटर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं किसी को कैटर कर नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ़ राइट, सत्य जो है वो ओपनली लिख दे रहा हूँ कि आप ये है, आप ये ले राइट, लीजिए। उसी तरह से जब अ, और हिंदू सोसाइटी की जहाँ तक बात आती है, तो हिंदू सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है, जो कुछ ज़्यादा ही ओपन है। इट जी, इज़ और और हर अच्छाई के कारण कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है राइट, कि बहुत अच्छे हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स आएँगी। ट्रू, और ठीक उसी तरह से जो हमारा वर्ल्ड व्यू है, वो
आई एम वेरी प्राउड टू से दैट जो इंडिक वर्ल्ड व्यू है, इट इज़ सर्टेनली द मोस्ट रिस्पेक्टफुल अबाउट फॉर एवरीबॉडी यस, एंड देयर इज़ नो अदर वर्ल्ड व्यू व्हिच एक्सिस्ट एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। चाहे वो मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड व्यू हो या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू, दे ऑल पेल इन फ्रंट ऑफ आवर ओपननेस। ट्रू, ट्रू, लेकिन ये ओपननेस का रिजल्ट ये होता है कि जब मेरी दादी मुझे रामचरितमानस का पाठ सुनाती थी शाम में, तो सुनता था मैं, लेकिन धीरे-धीरे मन मेरे मन में सवाल उठने लगे कि कोई हनुमान कैसे हो सकता है? कि वो राइट, इस तरह के सवाल आने लगे। फिर तरह-तरह के अस्त्र-शस्त्र के जिसके बारे में बातचीत होती है रामायण में, उसको लेकर के मैं डाउट्स में पड़ गया। इवोल्यूशन पढ़ाया जा रहा था स्कूल में और साइंस की बातें हो रही थी। सो कहीं न कहीं ये जो फ्रेमवर्क था रिलिजन्स का, वो मेरे दिमाग में सेट नहीं हो पा रहा था। इट ऑल स्टार्टेड टू लुक सुपरफिशियल और सत्य से बहुत परे। पूजा-पाठ का मुझे कोई पर्पस नज़र नहीं आने लगा। लगा कि ये सब बहुत ही बेकार की चीज़ें हैं, इनसे दूर भागना चाहिए। और जैसा कि मैंने बोला कि वी आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी ओपन सोसाइटी और उसके पेरिल्स भी होते हैं, ये भी मैंने कहा। और राइट, तो जहाँ पे मेरा घर एग्ज़िस्ट करता था हज़ारीबाग में, वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर लाखे बोल कर के एक जगह है, वहाँ पे एक मज़ार हुआ करता था और 1 किलोमीटर दूर ईस्ट साइड में, वेस्ट में मज़ार है और ईस्ट में 1 किलोमीटर दूर एक चर्च था। जी। तो संडे को चर्च जाना होता था और ये दिस चर्च वाज़ अ ब्रिटिश चर्च, मतलब ब्रिटिश पीरियड का बना हुआ था। और हर फ्राइडे को मैं अपने पिताजी के साथ वो मज़ार भी जाता था और वहाँ पे अक्सर हम चादर चढ़ाया करते थे। ओके, जी। और हमेशा मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ ग्रो कर रहा था दैट ऑल रिलिजन्स आर सेम। लेकिन ग्रो करने के साथ-साथ, क्योंकि आई वाज़ नॉट एक्सपोज़्ड टू द अदर रिलिजन्स और मुझे अपने रिलिजन का एक्सपोज़र मिल रहा था घर से, तो मुझे लगने लगा कि ऑल रिलिजन्स आर नॉट सेम। लेकिन मैंने इसको दूसरे तरह से देखा। मुझे ऐसा लगा कि जो हिंदुइज़्म है वो सबसे डाउन ट्रोडन है। मतलब सबसे इट्स द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक ऑफ ऑल द लॉट। क्योंकि यहाँ पे हम इतने भगवानों की पूजा करते हैं, ये क्या है, मूर्ति की पूजा करते हैं एंड एवरीवन लुक्स वेरी एम्पिरिकल एंड रैशनल टू मी, ये क्योंकि आपके अंदर का कम्युनिस्ट कह रहा था, आप ये कह जी, सकते हैं कि जब बिल्कुल। राइट, तो मतलब आई वोंट यूज़ द कम्युनिस्ट वोंट बी राइट वर्ड, बट ये था कि एक सवाल पूछने वाला एक रैशनलिस्ट के मन में ये जब सवाल उठ रहा राइट, था, तो शायद मेरे गुड, पास जवाब देने के लिए, और शायद मैं खुल के पूछ भी नहीं रहा था लोगों से, क्योंकि ना इस्लाम की बात होती थी, ना क्रिश्चियनिटी की बात होती थी, बट ये मेरे अंदर आने लगा कि माय रिलिजन इज़ रियली बैकवर्ड और मुझे राइट, इससे दूर भागना चाहिए। और जब तक मैं कॉलेज की तरफ जा पाता, तब तक मैं ट्रेडिशंस वगैरह से बहुत दूर हो गया था एंड इट बिकेम अ कूल क्वोशंट कि अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं-नहीं मैं रिलिजन में बिलीव नहीं करता हूँ, सो यू वोंट कॉल दैट टाइम यू वोंट कॉल योरसेल्फ आउट लाइक एथीस्ट और एक्सेट्रा। राइट, राइट, ऐसा लगता था कि मानता ही नहीं, ये सब बेकार की चीज़ है। नहीं, मैं रक्षा सूत्र या कलावा वगैरह नहीं बाँधूँगा, तिलक नहीं लगाऊँगा, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। सो दिस स्टार्टेड टू हैपन। और जब तक मैं कॉलेज में पहुँचा, तो कॉलेज ऐज़ इन आर्किटेक्चर स्कूल, जहाँ पे मैंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, वहाँ पे आई गॉट एक्सपोज़्ड टू अ लॉट ऑफ थ्योरीज़ एंड आइडियाज़, जैसे मॉडर्निज़्म, पोस्ट मॉडर्निज़्म। और ये सारे वो आइडियाज़ होते हैं जो हू फाइंड द रूट इन कम्युनिज़्म। राइट, और हाँ, और आर्किटेक्चर स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंप्लीटली एक्सप्लॉइट करते हैं या फिर रादर यूज़ करते हैं, क्योंकि हुँ, आपको करना पड़ता है, आपको ऐसे स्पेसेस बनाने पड़ते हैं कि आप बियॉन्ड एनी कन्वेंशन आप इमेजिन करें, आपके थॉट्स को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। और पूरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ में मॉडर्निज़्म, पोस्ट मॉडर्निज़्म की किताबें पढ़ रहे हैं। और अगर आपको लिटरेचर में रुझान है, तो आप मूव होने लगते हैं कम्युनिस्ट लिटरेचर की तरफ। मुझे मैंने उस वक़्त डेरिडा के वर्क्स को पढ़ा, डिकंस्ट्रक्टिविज़्म वगैरह को लेकर के। फिर आई गॉट एक्सपोज़्ड टू द वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स आफ्टर दैट। और ओके, की आइडिया थी मार्क्सिज़्म की, further reinforced by the ideas set by Lenin, started looking that these people are having a framework to uplift the society। और मैं भी इस नोशन के साथ ग्रो कर रहा था कि हमारी ट्रेडिशन में तो कास्टिज़्म है एंड देयर इज़ सो मच ऑफ एविल। सो इस एविल राइट, है तो
मुझे और सोसाइटी में इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस क्यों हैं? क्यों इतना कोई अमीर है, कोई इतना गरीब है? सो जो सवाल 17-18 साल के बच्चे के दिमाग में आएगा, वो सब सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे और मैं राइट, दूर हो चुका हूँ। और बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड आउट ऑफ आर्किटेक्चर स्कूल, मैं पूरी तरह से बाय द थॉट्स कम्युनिस्ट बन चुका था और आई वाज़ कन्विंस्ड दैट माय नेशन नीड्स अ रिवॉल्यूशन, इट नीड्स अ रिवॉल्यूशन और सो मैं ट्रेडिशन से दूर हूँ, हिंदुइज़्म से डिसडेन कर रहा हूँ। उसके साथ-साथ आई एम बिलीविंग दैट सोसाइटी में फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक्सेट्रा होनी चाहिए एंड ऑल दोज़ रिवॉल्यूशन एक्सेट्रा आर नीडेड। लेकिन और एक और चीज़ थी आर्किटेक्चर स्कूल में कि जब आपको हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। तो इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में टेम्पल्स के बारे में बताया जाएगा, वो भी टेम्पल्स के स्केचेस सिर्फ़ आप कुछ मार्क्स के लिए बना रहे होते हो, आपको उससे साइंस और रैशनल नहीं बताया जाता है। लेकिन जो टेम्पल्स हैं, वो साइंटिफिकली बहुत एडवांस होते हैं। अ, राइट। लेकिन मिडल ईस्टर्न या वेस्टर्न आर्किटेक्चर के बारे में बहुत पढ़ाया गया कि पहले कैसे उनके स्ट्रक्चर्स है। सो आई वाज़ एंटायरली कॉलोनाइज़्ड। आई वाज़ नॉट टिपिकली आप अपनी ही कंट्री में रहकर अपने रिलीजन को बिलॉन्ग करते हुए भी आर्किटेक्चर में क्योंकि हमारे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वो आपको इसका एक्सपोज़र अपने कॉलेज में नहीं मिला, जैसा आप कहते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा आर्किटेक्चर बहुत रिच है, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है। जी, तो कुछ उस उन चीज़ों की बात नहीं हुई एंड इट वाज़ नॉट अ गुड टाइम मतलब आई वुड से दैट इट वाज़ बट इन अ वे इट वाज़ गुड टाइम टू बिकॉज़ इट गिव मी अपॉर्च्युनिटी टू एक्सप्लोर इनटू मार्क्सिस्ट लिटरेचर मैं मार्क्स के सारे वर्क्स को पढ़ गया, लेनिन के सारे वर्क्स को पढ़ गया। आई न्यू देम इनसाइड आउट एंड तब आगे जाकर के एक जर्नी ऐसी होती है आई एम वर्किंग इन अ आर्किटेक्चर कॉलेज एज़ अ इंस्ट्रक्टर ऑफ डिज़ाइन, लेक्चरर और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कुछ बच्चों को लेके जाकर के स्टडी टूर पे जाने के लिए। वहाँ हम गए हैं राइट, जो कि संभाजी नगर के रूप में जाना जाता है। वहाँ पे एलोरा केव्स है, अजंता केव्स हैं। तो जब एलोरा केव्स में मैं गया और पहली बार मैंने कैलाश मंदिर देखा, सो आई वाज़ टेकन अबैक बाय ग्रैंडeur, स्केल जो स्केल वाज़ अमेजिंग ऑफ कोर्स एंड वो स्केल मैंने कभी भी जब मैंने अपने हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के पेपर में वो 10 मार्क्स के लिए वो स्केच बनाया था, आई कुडन्ट फील द स्केल। बट आज जब राइट, मैं लाइव देख रहा था तो आई वाज़ टेकन अबैक बाय द डिटेल। उसके बाद वो फिर भी ठीक है ग्रैंडeur वगैरह सब कुछ फाइन है, लेकिन आई वाज़ टेकन अबैक लार्जली बाय अजंता केव्स। क्योंकि जब मैं अजंता केव्स के अंदर घुसा, तो वहाँ पे केव आर्किटेक्चर थोड़ा अनयूजुअल है। होता ऐसा है कि आप केव के अंदर घुसते हैं, अंदर घुसने के बाद आप डाउन जाते हैं, डाउन जाके एक गड्ढा है, फिर वो ऐसे करके केव पूरा क्लोज़ हो रहा है। मतलब आप अंदर जाएँगे, एक डिप्रेशन मिलेगा आपको। जी, आई वाज़ क्वाइट क्यूरियस बिकॉज़ उसके अंदर पेंटिंग्स थी, अंधेरे के अंदर इतनी डिटेल में पेंटिंग्स बनी हुई है और वहाँ पे एक गड्ढा है। तो मैंने गाइड से पूछा कि क्या है मतलब बट गाइड कुडन्ट आंसर। सो हुँ, शाम को मुलाकात एक प्रोफेसर देशपांडे से हुई जो वहाँ के बहुत जाने-माने एकेडमिशियन हैं। उन्होंने मुझे अजंता का एक मॉडल दिखाया, वुडन मॉडल और वो वुडन मॉडल को लाया, उन्होंने हर तरफ पे ब्लैकआउट कर दिया, पर्दे वगैरह गिरा दिए और बोले कि अब पेंटिंग कैसे बनता था? उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैं बोला पेंट पेंट से, कलर से, सो कलर्स कहाँ से आते थे? आई सेड ऑर्गेनिक कलर्स। सो ऑर्गेनिक कलर्स कैसे होते? तो वो प्लांट वगैरह से निकाले जाते थे। राइट, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इस लाइट का सोर्स क्या है? लाइट चाहिए। तो मैं बोला कि मशाल जलाते होंगे या कुछ? तो बोला कि नहीं, अगर इफ यू विल टेक फायर तो ऑर्गेनिक कलर है, ऑर्गेनिक इट्स अ केमिकल फेनोमेनन, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन एक्सपोज्ड टू फायर कार्बन हुँ, फॉर्म काजल में। काजल कैसे बनता ओके, राइट, है? यू कांट यूज़ फायर फॉर द डिटेल क्योंकि आपको आग को भी पास लाना पड़ेगा डिटेल करने के लिए। राइट, देन ही told me that they used sunlight. I asked him how. So then he said that look at this ditch और वहाँ पे उन्होंने पानी पानी डालने के बाद वो टॉर्च लेकर के आए और टॉर्च को एक एंगल पे लगाया और दिखाया कि सर मैंने देखा कि पानी उस गड्ढे पानी से रिफ्लेक्ट होके लाइट अंदर जनरेट हो गई, बहुत ज़्यादा। सो उन्होंने बोला कि वो ऐसे लाइट जनरेट करते थे बाय यूजिंग द स्लो कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और राइट, इस तरह से वो लाइट जनरेट करके वो पेंटिंग्स बनाया करते थे ना आई वाज़ लाइक वाओ! क्योंकि मतलब 1500 साल पहले द पीपल आर यूजिंग सो कॉल्ड स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन राइट? और उसको यूज़ करके वो मतलब पेंटिंग्स बना रहे हैं एंड तो राइट, का भी ड्रीम होता है टू क्रिएट सच सिनेरियो हाउ कैन वी ट्रैप द लाइट कैन वी डू समथिंग एंड राइट,
still we have not been able to execute it. So ट्रू, जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरू हुई, मैंने बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़े एंड पहले तो ऑफ कोर्स टू नो अबाउट अजंता एंड देन टू रीड अबाउट पेंटिंग्स आई रेफर टू बुद्धिस्ट लिटरेचर, देन उपनिषद एंड बिट ऑफ वेदास। और जब आप रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इतिहास से कनेक्टेड होने लगते हैं, यस, ऑफ कोर्स। गो हैंड इन हैंड। एंड देन यू रियलाइज कि हमारा जो कल्चर है, सोसाइटी, वो वीक नहीं कह सकते, इट्स अ वेरी रिच सोसाइटी कल्चरली और हर एस्पेक्ट में, जो एक पहले की हमारी, जिसको अब हिंदू सिविलाइजेशन कह सकते हैं, दैट दैट स्टार्टेड यू नो योर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन कम्युनिस्ट टू एक्स कम्युनिस्ट। तो या, तो बस आगे अब हम आते हैं बाबर पर। तो जैसा मैंने आपकी बुक से समझा, तो कई इसमें रेवोल्यूशंस थी। कि पहली बात तो मुगल डायनेस्टी एक प्रॉपर टर्म ही नहीं है, क्योंकि टिमुरिड डायनेस्टी थी और मुगल्स इट्स एक्चुअली मंगोल्स। और जैसे बाबर का आपने बताया कि वो एक तरह से मुगल्स के थोड़े खिलाफ ही थे, जिनको हम मुगल्स कहते हैं ये सब। बट मैंने एक देखा कि अगर बाबर को समझने के लिए ये साथ में जरूरी है कि आप अगर उनकी पूरी लीनिएज को समझें, तो इसके लिए हमें फिर थोड़ा-सा अगर हम पीछे जाते हैं, तो जैसे कि तैमूर और गेंजिस खान के वो डिसेंडेंट रहे, तो तब से जो ये सिलसिला चला डायनेस्टी का, और वो बाबर पे आके शुरू हुआ, क्योंकि अभी तक हम यही कहते हैं आज भी कि बाबर ने मुगल डायनेस्टी स्टार्ट करी। तो तैमूर और गेंजिस खान से लेकर जो सिलसिला बाबर के आने तक चला, उसके बारे में आप कुछ बताइए? सो ये बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए खुद, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि आई विल कम अक्रॉस दिस। क्योंकि अगर आज भी यूपीएससी के एग्जाम में, या यूपीएससी तो काफी कठिन परीक्षा होती है, कोई भी परीक्षा में अगर ये सवाल पूछा जाए कि हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर, राइट, तो आप बाबर नहीं है, तो आपको बाबर, या नेगेटिव भी हो जाएगा अगर एग्जामिनेशन के। राइट, बट ट्रू, दिस इज द आयरनी दैट इससे बड़ा और कुछ असत्य नहीं है, क्योंकि भारत में कोई मुगल राजवंश स्टैब्लिश हुआ ही नहीं था। राइट, नो मुगल डायनेस्टी, क्योंकि बाबर ने इस एम्पायर को नाम दिया था, उसका नाम था तिमुरिड गुरखानिया। राइट, और इसको समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि उसने तिमुरिड गुरखानिया क्यों बुलाया। सो बाबर का जो मैटरनल लीनिएज है, यानी कि माँ के साइड से, इट कम्स फ्रॉम चंगेज खान। अच्छा, फ्रॉम फादर साइड इट कम्स फ्रॉम तैमूर। तैमूर, और तैमूर और चंगेज दोनों के एक कॉमन एंसेस्टर हैं, उसका नाम है तुमने खान। तुमने खान से 5वें जनरेशन में चंगेज खान है और 10वें जनरेशन में तैमूर है। और साथ ही साथ तैमूर और चंगेज में काफ़ी फ़र्क है, या फिर जो मंगोल ट्रेडिशन है और जो तिमुरिड ट्रेडिशन है उसमें काफ़ी फ़र्क है। जी, लेकिन उससे पहले ये हम समझ लेते हैं तिमुरिड गुरखानिया क्या है। तो अ, तैमूर के 2 अरमान हैं, एक या ख्वाब है, या फिर जो भी हम कहना चाहें। एक है उसको खलीफा बनना है, और दूसरा है कि उसको द खान भी बनना है। खान वो बन नहीं सकता, क्योंकि वो चंगेज़ की लिनिएज में नहीं आता है, और जो चंगेज़ की लिनिएज में आता है वही द खान का या टाइटल लेता है। और खान, मैं आपके दर्शकों के लिए ये क्लियर कर दूँ कि खान इज़ नॉट अ मुस्लिम सरनेम। खान इज़ अ हाँ, ओके, खान इज़ अ रीजनल सरनेम, मतलब राइट, पोलाइट सरनेम है। उसका मतलब ये है कि जो भी लीडर है उनके ट्राइब का, वो खान होता है। हाँ, इट हैज़ जैसे नथिंग सरदार की हम उपाधि दे देते हैं किसी को, जो इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। हुँ, तो जो चंगेज़ खान, तैमूर, खलीफा बनने के लिए, क्योंकि खलीफा भी वो बन नहीं सकता, खलीफा बनने के लिए भी कुछ लीनिएजेस चाहिए होता है। तो खलीफा का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसने एक माइथोलॉजिकल कहानी चलवाई अपने रीजन और इलाके में, और वो कहानी एक्सेप्ट भी हो गया। लोगों ने मान लिया कि ही इज़ ऑर्डेन्ड बाय अल्लाह एंड ही इज़ समवन लाइक प्रॉफिट। और उसको उस तरह के पावर वगैरह अपने लोकेलिटी में, मतलब वो शेर बन गया। जैसे गली का कुत्ता होता है कि गली जी, तो उस तरह से नाउ ही इज़ शेर इन हिज़ ओन टेरिटरी एंड एवरीथिंग। राइट, तो कुत्ता की तरह उसको कंपेयर कर रहे हैं। खान के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या करता है, ही मैरीज़ इनटू द हाउस ऑफ चंगेज़, और खुद को वो उपाधि देता है गुरखानिया का। गुरखानिया मतलब सन इन लॉ, मंगोल हाँ, भाषा में। ओके, ओके, और उसने जो एम्पायर एस्टेब्लिश किया उसका नाम था तैमूरिया गुरखानिया या तिमुरिड गुरखानिया। इमोरल, राइट, या और जब उसने तिमुरिड गुरखानिया एस्टेब्लिश किया,
और मंगोल पास्ट में ये फ़र्क था कि जो त तैमूर की जो आइडियाज़ थी दे वर फ़ैनेटिकली वेरी रिलिजियस, लेकिन जो चंगेज़ के जो आइडियाज़ थे दे वर वेरी सेक्युलर। ही वाज़ अ सेक्युलर किलर। मतलब ये हुआ कि वो हर किसी की हत्या करता था सही विदाउट बात है। रीज़न, लेकिन रिलिजन वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर तैमूर। हुँ, चंगेज़ के शासन में सेक्युलरिज़्म इतना हाई था। सेक्युलरिज़्म का मतलब होता है देयर इज़ अ वॉल बिटवीन चर्च एंड द स्टेट। राइट, यहाँ पे भी इसके केस में भी देयर वाज़ अ वॉल बिटवीन चर्च एंड द स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि रिलिजन कभी भी इंटरफेयर नहीं करता था और आपको जो करना है करें, आपको जो रिलिजन फॉलो करना है आप कर सकते हैं मंगोल शासन में। लेकिन मुसलमानों के लिए सिर्फ़ 2 शर्तें थी कि आप वो नहीं कर सकते हैं। पहला ये कि आप हलाल स्लॉटर नहीं कर सकते हैं और दूसरा ये था कि आप शरिया फॉलो नहीं कर सकते, बाकी सब ठीक है। मतलब चलिए आप फ़ॉलो नहीं कर सकते। ओके, हाँ, मतलब आप शरिया फॉलो नहीं कर सकते और हलाल स्लॉटर नहीं कर सकते। ओके, तो बाकी सब कुछ चलेगा, आप मुसलमानों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि चंगेज़ ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों की हत्या की या परसिक्यूशन किया। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसके दुश्मन मुसलमान थे। ऐसा नहीं था कि वो हुँ, मुसलमान मार रहा है। राइट। ही वाज़ वेरी तो सेक्युलर। यस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और एक जैसा आपने बताया कि वो ये बनना चाहते थे क्योंकि लेकिन उस लीनियज से नहीं थे। तो यहाँ पे मैं एक कंपैरिज़न ड्रॉ करना चाहता हूँ, जैसे हम कास्ट सिस्टम के बारे में कहते हैं कि ये सिस्टम अब इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि जो ओरिजिनल हिंदुइज़्म में पहली बात तो कास्ट नहीं है, वो वर्ण विभाजन जिसे हम कहते हैं, जिसको कास्ट सिस्टम बना दिया है क्योंकि कास्ट एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो वर्ण विभाजन में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अपर है या लोअर है कि कोई ब्राह्मण है तो वो और शूद्र है तो वो निचली जाति है या नीच जाति है, बट अनफॉर्चुनेटली सिस्टम कहीं ना कहीं समाज में ऐसा बना और जिसका बहुत जिक्र आता है कि भाई शूद्र जो थे या जो दलित हैं उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा डिस्क्रिमिनेशन का। और बाय बर्थ हमने इसको कहा कि कास्ट का यही ही मतलब है कि वो बाय बर्थ है। और हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करने वालों ने बहुत कहा कि बाय नेचर ही आपका धर्म ही ऐसा है कि ये फर्क करना सिखाता है। आप यहाँ पे जो बात कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक वही बताती है कि बिकॉज़ इट इज़ बाय बर्थ, तो अगर आप उसमें नहीं हैं, तो आप नहीं बन सकते। जैसा आपने कहा कि वो बनना चाहते थे। राइट एंड इट टेक्स यू टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टेरेन अभिषेक जी दैट सी जब जाति व्यवस्था एग्जिस्ट करती थी, तो उस वक़्त ये सोसाइटियल कंस्ट्रक्ट था जो विश्व भर में हर जगह पनप रहा था। राइट, नथिंग टू डू विथ हिंदुइज़्म। और इनफैक्ट मैंने कुशल के साथ एक पॉडकास्ट भी किया था जहाँ पे हम लोगों ने इस बात पे जोर डाला कि इज़ कास्ट यूनिक टू हिंदुइज़्म? सो वहाँ पे हम लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया अपने डिस्कशन में दैट जो आपको मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के द्वारा ये बताया जाता है कि बुद्धिज़्म वाज़ अ रिबेल अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। यस, हम लोगों ने ये पाया लुकिंग एट द प्राइमरी सोर्सेज़ कि बुद्धिज़्म के समय कास्ट सिस्टम ज़्यादा कॉन्क्रिटाइज़ हो गया। एंड ये सब जो सोर्सेस मेरे सामने आए आई वाज टेकन अबैक। लेकिन अगेन दिस इज नॉट अगेंस्ट बुद्धिज्म, दिस इज नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन पर से, बट इट्स मोर दैट एक सोसाइटल सेटअप ही ऐसा था जहाँ पे यस, यू बाय बाय बर्थ क्वालिटी को बहुत एम्फेसिस दिया जाता था एंड ट्रू, नॉट योर वर्क बट योर birth or the lineage mattered the most. And we are seeing it in middle eastern culture. We are talking about यस, Mongol people. और यहाँ पे भी ये हम देख रहे हैं क्योंकि अगर आप चंगेज़ के लिनिएज में नहीं born है, आप खान नहीं बन सकते, आप कितने भी कैपेबल हो। राइट, आप खलीफा तक जो और इसलिए भी डॉक्टर अंबेडकर ने पॉइंट आउट भी किया था कि जो ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम है, इट्स क्वाइट डिफरेंट, इट्स नॉट द राइट, वे यू वांट टू लुक एट इट एज़। लेकिन आज खैर उससे वो सब टॉपिक नहीं है, सो वी विल नॉट गेट इंटू दैट, बट लेकिन हुँ, आपने जो पॉइंट आउट किया वो बिल्कुल सही है और इट गिव्स अस अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लू टू लुक एट इट दैट इवन इन 12th एंड 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी वहाँ पे मतलब एक आप जस्ट इमेजिन कर लीजिए, आप तैमूर का नाम हटा करके एक एक हिंदू राजा का नाम डाल दीजिए, जस्ट फॉर जी, जी, देन यू रिप्लेस चंगेज़ बाय एनीथिंग, राजवंश का नाम बदल दीजिए एंड देन यू से एंड देन यू बिल्ड अ स्टोरी एंड देन यू पुट इट अक्रॉस एनी ब्लॉग पोस्ट या समथिंग, ट्विटर पे कोई डाल दे कि ऐसे राजा ने किया। देखिए कितनी गालियाँ पड़ जाएँगी। ऑफ कोर्स, तो सो द इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव एट द एंड ऑफ अ डे राइट, एंड हर सोसाइटी वैसी ही थी। इसमें देयर इज़ वेरी नथिंग ट्रू, यूनिक। नथिंग स्पेसिफिक टू हिंदुइज्म, राइट, यस। तो उसके बाद तैमूर
ने अपना काम कर लिया, खलीफा बनने के लिए उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया बाय माइथोलॉजी, और साथ में चंगेज़ के साथ कनेक्शन दिखाने के लिए उसने खुद को गुरखानिया बता दिया। लेकिन जो चंगेज़ खान की प्रैक्टिस है वो काफ़ी सेक्युलर है, जो भी हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया। और लेकिन चंगेज़ ने अगर मुसलमानों का परसिक्यूशन किया बिकॉज़ दे वर एनिमीज़, तो कुछ मुसलमानों ने उसको डिफेंडर ऑफ रिलिजन का टाइटल भी दिया। और इट ओके। यस, ही वाज़ गिवन द टाइटल ऑफ डिफेंडर ऑफ रिलिजन बाय सर्टेन बंच ऑफ हुँ, मुस्लिम्स। तो इससे ये राइट। बात बिल्कुल तय हो जाता है कि ही वाज़ नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम्स, ही वाज़ हुँ, अगेंस्ट हिज़ एनिमीज़। और साथ एनीवेज़ ही साथ वो ये सिर्फ़ बोलता था कि तुम मंगोल देश में रहते हो, तो मंगोल देश का ही कल्चर तुमको फ़ॉलो करना है, तुम्हारा फॉलो शरिया-वरिया करो। अरब क्लियर ऑन दोज़। अब जब चीज़ें आगे बढ़ती है एंड व्हेन द मंगोल एम्पायर में पहली बार कन्वर्शन होता है, इट हैपेंस इन द पीरियड ऑफ ग्रैंडसन ऑफ चंगेज़ खान। तो जी, चंगेज़ खान के बड़े बेटे का नाम जोची खान है, जोची खान के बेटे का नाम है बरके खान। बरके खान और उसका दूसरा ग्रैंडसन है हेलेगु खान। हेलेगु खान इज़ इन एट रैम्पेज, ही इज़ डिस्ट्रॉयिंग हुँ, Islamic world. Baghdad has been sacked. The Khalifa of Baghdad is not there anymore. एंड अब वो मेसोपोटामिया, इजिप्ट की तरफ बढ़ रहा है। मतलब उस समय की सिचुएशन को अगर आप देखेंगे लिटरेचर वगैरह, तो लोगों के मन में ये डर दिखता है कि इस्लाम इज़ गोइंग टू बी वाइप्ड ऑफ एंड दिस इज़ द ट्रुथ। अब बरकी खान इसी दौरान इस्लाम में कन्वर्ट होता है, और इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद ही इज़ कन्वर्टेड बाय अ सूफी इंटू इस्लाम। और ओके, कुछ आता है तो वो ये नोटिस करता है कि हेलेगु खान इज़ डिस्ट्रॉइंग द इस्लामिक वर्ल्ड एंड वो कंसर्न जताता है अपने फादर जोची से, अपने बड़े भाई मोरके खान से, हु इज़ लीडिंग एज़ अ खान राइट नाउ। So Morke says that it's state policy that whatever is happening is a state policy, is a Mongol policy. We will not say anything against Helgu Khan, and we राइट, must not cross swords against each other in the name of religion. And Burke says that no, this is the most truthful religion. This is the religion of prophet and all kind of things. Lekin Morke doesn't listen. Then Burke decides that I will go on war against Helgu Khan. Finally, Helgu ओके, Khan loses the battle, और बिकॉज़ ही लॉस्ट द बैटल पूरा डायनामिक्स बदल गया। अगर हेल्गू खान वो युद्ध जीत जाता, तो जियोपॉलिटिक्स जो आज हम देख रहे हो बिल्कुल अलग होता, क्योंकि ना ऑटोमन अलग एम्पायर होता, कुछ होता है, यस, एवरीथिंग। और ट्रू, उसके कुल राजवंश से काफ़ी फेनेटिक हो गया। और इस तरफ तैमूर जो बाद में आता है, एंड ही इज़ ऑलरेडी वेरी फेनेटिक। तैमूर ने एक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर रखा है दैट वी विल उसके जीवन का पहला लक्ष्य है टू इस्लामाइज़ द होल ऑफ द वर्ल्ड, और उसको भारत में आके बिल्कुल, बाबर को बचपन से उसकी नानी कहानी सुनाती थी तैमूर की और चंगेज़ की, लेकिन ही वाज़ मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स तैमूर। तैमूर, हाँ, क्योंकि वो उसका राजवंश था, मतलब वहीं से वो आ रहा है, उसकी डायनेस्टी वही है, लीनिएज वही है। राइट, और वो हमेशा से उस स्वप्न को पूरा करने के लिए भारत आना चाहता था। तो इस राइट, जब उसने एम्पायर भी एस्टैब्लिश किया, उसका नाम उसने भी तिमुरिड गुरखानिया रखा, उसने उसका नाम मुगल राजवंश नहीं रखा। मुगल राज में, इनफैक्ट बाबरनामा में तकरीबन 400 बार मुगलों का ज़िक्र है। लेकिन मुगल्स मतलब चंगेज़ खान के साइड से, या जो मंगोल लोग हैं, और वो खुद को मंगोलों से अलग देखता है, और उनको काफ़ी वो अब्यूज़ कर रहा है, मतलब वर्बली, एंड ही इज़ नॉट ऑफ ग्रेट ओपिनियन ऑफ मंगोल्स। सो लुक एट द आयरनी, हियर इज़ अ मैन abusing Mughals, and you are saying that, hey, this man who abused the Mughals, he's founded the Mughal dynasty. So राइट। it's तो ironical. एग्ज़ैक्टली मैं पूछना चाहता था, जैसे आपने बताया था कि ऐसा कैसे हुआ कि सारी दुनिया ही अगर आप देखें तो आज हम उसको मुगल डायनेस्टी ही बोलते हैं, और जबकि आपकी किताब से और आपका भी जैसे प्राइमरी सोर्स तो खुद बाबरनामा ही रहा है जैसा आपने बताया। तो जो ये चीज़ इतनी ऑब्वियस है, बट ऐसा कैसे है कि दुनिया भर में उसको मुगल डायनेस्टी ही कहा जाता है, एंड बाबर इसको ही फाउंडर माना जाता है मुगल डायनेस्टी का, जबकि बाबरनामा पढ़ के बहुत स्पष्ट है कि एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं था। तो ये प्रथा कैसे हुई कि हमने उसको मुगल डायनेस्टी बना दिया, और उसी से ही हम आज तक रेफर करते आए हैं। तो इसके पीछे क्या वजह रही है आपके हिसाब से? तो उसका पहला कारण ये था कि जो यूरोपियंस थे, यूरोपियंस के लिए रेस इम्पोर्टेंट था, और एथनिसिटी। तो उन लोगों ने जब इनको देखा, तो एथनिकली तो ये मंगोल ही है। इनफैक्ट तैमूर भी राइट, बराबर ही मंगोल है, क्योंकि इनका कॉमन एंसेस्टर है जो मंगोल है। और लेकिन
जहाँ तक कि यूरोपियंस के लिए एथनिसिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, लेकिन जो ओरिएंटल लोग थे या फिर जो ईस्टर्न साइड के चाहे वो टर्को-मंगोल्स हो, आप हमारे देश में भी आ जाइए या कहीं पे भी, वहाँ पे रेस से ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता था आपके कल्चर और ट्रेडिशन के ऊपर। सो व्हेन वी से दैट हम हिंदू हैं, अगर आप इंदु प्रदेश में या फिर इंडस नदी के नीचे अगर आपकी नहीं आपका जन्म हुआ है, फिर भी आप कहीं और भी हैं, तो भी आप हिंदू हो सकते थे हिंदू हो सकते हैं, या फिर सनातनी हो सकते थे क्योंकि इट वाज़ मोर अबाउट द कल्चर, ट्रेडिशन। कल्चर। तो इट्स हमारे समथिंग दैट सावरकर एम्फसाइज्ड अ लॉट जी, तो कि हमारे राइट, कल्चर, ट्रेडिशन बहुत महत्वपूर्ण था। इनफैक्ट टर्को-मंगोल के लिए भी उनके लिए कल्चर इम्पोर्टेंट था क्योंकि तैमूर खुद को ज़्यादा पर्शियनाइज़्ड मानता था एंड ही वाज़ वेरी पर्शियनाइज़्ड। राइट, और इसलिए वो ही वाज़ एक्सपर्ट इन अ पर्शियन लैंग्वेज टू। और बाबर भी पर्शियन कपलेट्स वगैरह काफ़ी लिखता था। ही वाज़ टू मच इंटू पर्शियन लैंग्वेज। यस, और इन लोगों ने कभी खुद को मंगोल नहीं समझा, मतलब अपने आप को मंगोल आइडेंटिटी से दूर करके रखे। और क्योंकि ब्रिटिशर्स या रादर यूरोपियंस, द पोर्तुगीज़ एक्सेट्रा, ये लोग इनकी कहानी लिख रहे थे, तो इन्होंने इनको हमेशा मंगोल या मुगल ही बुलाया। गुड, और उसके बाद जब हमने इतिहास को कंटिन्यू किया, अपना इतिहास का लेखन, तो वी बीइंग द टिपिकल the slaves or knew the brown sahibs, we या, adapted from there and we started calling them Mughals। गॉट इट, और साथ ही साथ इसमें कुछ मुझे कॉन्स्पिरेसी भी लगती है, क्योंकि मुगल इन जनरल वे वेरी सेक्युलर पीपल। द राइट, मोमेंट यू गेट इनटू मुगल्स, आपके दिमाग में पहला आएगा मंगोल एंड चंगेज खान। मतलब बहुत कम लोगों को तैमूर के बारे में पता है, बट पीपल विल राइट, कनेक्ट मोर टू चंगेज चंगेज बिकॉज़ खान, दैट्स ट्रू, जी। और वहाँ से फिर बात आ जाती है कि ही आर सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि मंगोल्स हैड अ वेरी सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन टू। दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड पीपल। जिस तरह से उनकी पूरी सिस्टम वर्क करती थी, देयर द टाउन प्लानिंग, एवरीथिंग वाज़ वेरी अमेजिंग फॉर द मंगोल्स। एंड साथ ही साथ दे वर वेरी सेक्युलर। तो देयर वाज़ अ टाइम व्हेन 18th सेंचुरी यूरोपियन वर्ल्ड saw Genghis Khan as a great role model for the colonial expansionism, because राइट, चंगेज के पास सेक्युलरिज्म था, चंगेज के पास एक्सपेंशनिज्म था, चंगेज के पास रीजन टू किल वाज आल्सो व्हाट द यूरोपियंस हैड। तो यस, इसीलिए गिब्बन, जो कि रोमन हिस्ट्री के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, उन्होंने बोला कि डॉक्टर लॉक और चंगेज के बीच में बहुत ही कंपैरिजन हो सकती है, और दे आर सेम विद द फिलॉसफी। और डॉक्टर लॉक कौन है? डॉक्टर लॉक इज द गुरु ऑफ वोल्टायर, और वोल्टायर ओके, फादर ऑफ द लिबरलिज्म एंड व्हाट नॉट। सो आप कनेक्शंस देख सकते हैं कहाँ तक जाता है। सो इट सर्टेनली डिडंट लुक ग्रेट फॉर द पीपल जिनके मन में ये एजेंडा है कि उनको सेक्युलराइज करके दिखाना है, टू कनेक्ट हिम विद तैमूर, rather they choose to connect him with the Mongols or the Mughals। गुड्स, राइट, ट्रू। तो बाबर पर हम दोबारा आते हैं, तो जैसा अब मेरे दिमाग में जो एक मुगल्स को लेकर छवि थी कि हम चाहे जो भी मतलब उनको माने कि उन्होंने वो सही थे या गलत थे, लेकिन एक जो छवि है मुगल डायनेस्टी को लेकर, वाज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल डायनेस्टी, स्ट्रॉन्ग मोनार्क्स, किंग्स, और इतने लंबे समय तक भारत पर शासन करा। लेकिन अगर बाबर की हम बात पढ़ें, जैसा कि आपने लिखा है, तो एक उसके एक बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत पावरफुल एक लीडर होने का एक ऐसा नहीं आता सामने, जैसे हम अकबर को एसोसिएट करते हैं। अकबर के बारे में जो जानते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत पावरफुल किंग की छवि आती है। और बाबर का जैसे हमने पढ़ा, तो वो अपनी बैटल्स काफ़ी हारे, अगर वो एक जगह जीत रहे थे समरकंद में, दूसरी जगह हार जाते, तो जो कहीं से एक बहुत स्ट्रॉन्ग किंग का मैं कहूँगा आइडिया नहीं देता। तो उसको अगर आप डिस्कस खास समझ के जो शुरुआती ईयर बिफोर ही रीच्ड काबुल, क्योंकि काबुल की तरफ पहुंचकर थोड़ा लगता था कि शायद उनका भाग्योदय हो रहा था और उनका कुछ मैं कह सकता हूँ लाइफ बेहतर थी, लेकिन शुरुआत में हम देखते हैं कि वो काफी बैटल्स हार रहे थे। तो उसको आप उस फेस को और उनकी पर्सनालिटी को ओवरऑल बाबर की कैसे देखते हैं? सो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। और मेरा भी जब मैंने रिसर्च शुरू किया था, उससे पहले मेरा भी परसेप्शन ये था कि ठीक है, वो चाहे कुछ भी हो भारत के लिए, बुरे अच्छे तो बात की चीज़ होती है, लेकिन मेरा भी ये परसेप्शन था दैट दे वर ग्रेट रूलर्स, दे यस, पीपल विथ अमेजिंग मार्शल स्किल्स एंड द पीपल विथ द विज़न टू एस्टैब्लिश एम्पायर। लेकिन प्राइमरी सोर्सेज़ को देखने के बाद ये सारी मेरे ये भ्रम थे वो दूर हो गए। और इनफैक्ट जैसे आपने अकबर का भी एग्ज़ाम्पल लिया, सो अकबर का भी जो टाइटल है एक्चुअली, अकबर तो उसका टाइटल था, उसका नाम एक्चुअली जलालुद्दीन मोहम्मद था। जलालुद्दीन राइट,
और कोइंसिडेंस आयरनी ये है रादर कि ये टाइटल खुद को उसने खुद ही दिया था। हाँ, ओके। और जब एंड इट फर्दर बिकम्स आयरनिकल व्हेन समवन सेज अकबर द ग्रेट, क्योंकि अकबर का अर्थ ही होता है ग्रेट। हाउ जी, कैन यू द ग्रेट? सो आपने एक बार अकबर द को राइट, अकबर बुला लिया। सो वी लिव इन दिस era where the ironies build the narratives of the history. एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, तो और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन अकबर की जो लार्जेस्ट एक्सपांस में जो उसकी टेरिटरी थी, दैट वाज 75% द साइज ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपैंड ऑफ द मराठा एम्पायर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मराठाओं ने हमको सबसे बड़ा समृद्धशाली ये भारत दे दिया ये वो, बट अगर हम अकबर को ये मानते हैं कि अकबर ने हमारे पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था, तो शायद भारत बहुत ही समृद्ध और बहुत पावरफुल था उसके समय में। तो फिर हम मराठाओं की बात क्यों नहीं करते हैं? मतलब ट्रू, आपको पहले मराठाओं की बात करनी पड़ेगी, जिस लहजे ट्रू, में अच्छा अकबर को पढ़ाया है कि उसने भारत को पूरे सूत्र में बाँधा था, इस करंट लेट मिडिएवल और से अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह के लेट मिडिएवल मान सकते हैं, उस पीरियड में। तो पहले तो मराठाओं का ज़िक्र आना चाहिए अगर आप ऑब्जेक्टिव हैं तो। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। उनकी बात नहीं करते हैं। सो देयर वाज़ ऑलवेज़ द बायसेस, ये जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी थी, वहाँ पे बायसेस दिखती थी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और साथ ही साथ जब हम बाबर की बात करें तो बाबर के पास तो बिल्कुल टेरिटरी था ही नहीं। अकबर के पास तो हाँ, फिर भी एग्ज़ैक्टली, दे राइट, 0.75 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन बाबर के पास कुछ भी नहीं था और इसीलिए उसको चेसबोर्ड किंग भी बुलाया जाता था। तो जब मैंने ये पुस्तक लिखी विद द टाइटल चेसबोर्ड किंग, कई लोगों को बड़ा बुरा लग गया कि आभास इज ट्राइंग राइट। अ हीरो आउट ऑफ बाबर। ऐसे-ऐसे कमेंट्स आने लगे सोशल मीडिया पे दैट वी नो एंड अ मार्क्सिस्ट वन्स ऑलवेज अ मार्क्सिस्ट एंड व्हाट ये नॉट। टाइटल देख के मुझे भी यही हुआ था, तो मैं भी सेम डाउट में था कि या टाइटल और ये कुछ मैच हो नहीं रहा, बट या बुक पढ़ के तो वो दुविधा दूर हुई थी। तो बाबर को एक्चुअली चेसबोर्ड किंग का टाइटल फरिश्ता ने दिया था। तो फरिश्ता खुद एक जो मुगल हिस्टोरियन थे जो इस्लामिक हिस्ट्री जी, तो वो टाइटल इसलिए दिया गया कि बाबर कभी भी, अब जैसे पहले हमको चेस समझना पड़ेगा। चेस या शतरंज में जो राजा होता है उसकी उसकी औकात कुछ नहीं होती है। मतलब ही इज़ मोर लाइक वो एक घर आगे बढ़ेगा 45 डिग्रीज़, एक घर 45 डिग्रीज़ लेफ्ट राइट, 45 डिग्रीज़ पीछे, स्ट्रेट फ्रंट, स्ट्रेट बैक, राइट? यही राजा कर सकता है। एंड एक राजा हमेशा अपने पॉन्स और बाकी के लोग रानी या फिर वज़ीर या जो भी हम नाम से उसको जी, वगैरह इनके सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकता है। सो ही इज़ नेवर समथिंग एट हिज़ ओन और हमेशा उसके पास एक ही टेरिटरी होती है। और बाबर की पूरी कहानी ऐसे ही है कि अगर वो अंदीजान जीतता है और वहाँ से फिर वो समरकंद के लिए निकलता है, राइट, उसको पता चलता है कि अंदीजान इज़ इन थ्रेट। अंदीजान राइट, निकलता है तब तक समरकंद निकल जाता है, अंदीजान समरकंद, देन ही ट्राइज़ टू गेट राइट, समथिंग एल्स और कॉन्स्टेंटली उसका पीछा एक उसका आर्च एनिमी है शैबानी खान किए जा रहा है। तो जहाँ बाबर जाता है वहाँ शैबानी आता है, फिर वहाँ से बाबर भागता है, फिर शैबानी। राइट, टॉम एंड जेरी का जो खेल है ये इनके बीच में चलता रहता है। और क्योंकि ये कभी अपना एम्पायर कंसोलिडेट नहीं कर पाया या फिर एक भी टेरिटरी पे स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड नहीं बना पाया, इसलिए उसको चेसबोर्ड किंग बुलाया। वेस्टवुड, और यही वो कारण है कि उसने कभी भी और इनफैक्ट उसके पास इनफैक्ट जब उसकी मोरल आइडियाज़ को भी आप देखना शुरू करेंगे कि ही इज़ इन कन्फ्यूजन कि मुझे अल्कोहल पीना है कि नहीं पीना है। राइट, he ही इज़ ड्रिंकिंग अल्कोहल लेकिन उसको लग रहा है अरे मैंने तो कुफ़्र कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था एंड देन अगेन ही ड्रिंक्स। So in fact, Babar is neither characteristically very strong. I'm not trying to say that if you are alcoholic then it is something right or wrong. But I'm trying to राइट, character built is such कि वो अपने किसी भी कार्य को लेकर के श्योर नहीं है। वो क्या क्यों कर नहीं? रहा है। तो जिसको अपने एक्शंस पे इतनी श्योरिटी नहीं है, वो तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो ही नहीं सकता है। और जब वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो ही नहीं सकता, तो फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर बिल्डर तो नहीं हो सकता है। और राइट, पर और इनफैक्ट उसने इतनी गरीबी देखी है। तो जब लोग मज़ाक करते थे कई बार या फिर जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते थे कि मुगल्स टेंट्स में रहता था, तो मुझे लगता था कि इट्स अ स्लेंडर एंड वी शुड नॉट। लेकिन जब मैंने बाबर नाम पढ़ा तो देन आई केम टू नो इट इट इज़ अ ट्रुथ। बाबर की ट्रू, पूरी टेंट्स में ही बीती है। क्योंकि उसके पास टेरिटरी नहीं होता था। वो यहाँ से वहाँ कर रहा है
और जब पहली बार ताशकंद में वो अपने मामा के घर में पहुँचता है, वहाँ पे पैलेस में जब वो पैर रखता है, उसका इमोशन और एक्सप्रेशन टू प्लेस अ फीट इन द पैलेस इज़ $1,000,000 राइट, ही इज़ टेकन अबैक बाय द हैप्पीनेस मतलब ही इज़ ओवरवेल्म्ड। सो आप सोचिए कि 15 साल 10 साल के बाद उसकी पैर बस महल में रखा है उसने और उसको इतनी खुशी मिल रही है, देन ही इज़ आल्सो क्राइंग अबाउट हिज़ पॉवर्टी, राइट? तो ऐसे में तो ये बिल्कुल बोलना गलत होगा कि ही वाज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्परर एंड यस, ऑन एंड ऑन। सो बाबर एग्ज़ैक्टली, वाज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग किंग एंड सो डिड द अदर ब जैसे इनका शासन कभी भारत के ऊपर एक छत्र कभी उस तरह से नहीं रहा, जैसे जनरली सोशल मीडिया पे मैप्स डाल दिए जाते हैं। यू विल सी वन ग्रीन राइट, कलर मैप, ओह! दिस इज़ द मुगल एग्ज़ैक्टली, एम्पायर, ऐसा नहीं था। ट्रू, सो वेरी ट्रू। या तो अब जैसे बाबर के अब हम लाइफ़ का पहलू देखें तो एक हमने कहा जब वो शुरुआती दौर के बाद समरकंद और इधर वो हारते रहे, जीतते रहे, ये चलता रहा। काबुल में जब वो जाते हैं और काबुल के आगे उन्होंने और भी जगह कॉन्कर करने के जो आज हम जिसे अफ़गानिस्तान कहते हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान का मैप तो ब्रिटिशर्स के टाइम एग्ज़ैक्टली ड्रॉ हुआ था कि ये अफ़गानिस्तान बन गया और ये इंडिया जो बाद में फ़र्दर जिसका विभाजन हुआ। लेकिन काबुल मतलब अफ़गानिस्तान अगर हम कहें जस्ट टू ईज़ इट आउट तो अफ़गानिस्तान में जाकर आई थिंक जैसा हम देखते हैं कि उनकी ओवरऑल जो कह सकते हैं उनके लाइफ़ का एक वो बेटर पार्ट था और अफ़गानिस्तान से शायद वो खास तौर पर काबुल से काफ़ी इम्प्रेस्ड भी थे, जैसा हमने बुक में लिखा है कि जैसे उन्होंने काबुल का वर्णन करा, बहुत डिटेल में और जैसे उन्होंने अंदर तक समझा हो किसी जगह को, किसी शहर को, एक ट्रैवलॉग बोलें या जो भी बोलें। तो काबुल उनके लिए किस तरह का एक्सपीरियंस लेकर आया? काबुल और इनफैक्ट आपको ये इस बात का जवाब भी दे देता है कि का बाबर खुद को काबुल में ही क्यों दफनाना चाहता था। क्योंकि कई बार लोग जैसे मैंने शुरू में ही बोला कई बार जो बाबर के खिलाफ बोलते हैं उनके पास भी तथ्य नहीं होता है मेनी टाइम्स और जो उनके अगेंस्ट बोलते हैं उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं होता है। राइट, बोलते हैं सो एक ये दलील आती है हमेशा कि वो काबुल में इसलिए दफन होना चाहता था क्योंकि अ, उसको भारत से नफरत था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको काबुल में इतना कुछ मिला, उसकी समृद्धि का सिलसिला काबुल से ही शुरू हुआ। राइट, और आप कहीं के भी हो लें, आपकी ज़िंदगी में कोई भी शहर हो, इवन अभी के समय में भी अगर आप रहने वाले अगर हैदराबाद के हैं, लेकिन आपको समृद्धि दिल्ली में मिली, तो दिल्ली आपके लिए एक बहुत ही रिमार्केबल प्लेस हो जाती है। अगर कोई कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन उसको समृद्धि चेन्नई में मिली, सो ही विल सी चेन्नई एज़ समथिंग वेरी इंपोर्टेंट एज़ अ सिटी। वेरी ट्रू, वेरी कंपनीज़ में भी होता है, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सडनली देयर वुड बी सर्टेन कंपनी जिसके लिए आपके मन में बहुत ही fascination रहेगा और यू विल बी वेरी लॉयल टू इट फॉर समथिंग। सो एग्ज़ैक्टली यही किस्सा बाबर के साथ भी हुआ था कि जब उसको पहली बार कोई टेरिटरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में मिली, वो काबुल में होती है। यहाँ पे ही उसे पातशाह का टाइटल भी मिलता है। यहाँ पे ही उसने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करना शुरू किया। यहीं से उसने आइडियाज़ और नोशन बनाने शुरू किए कि भारत पे कैसे चढ़ाई करनी है जी, वगैरह। तो यहाँ पे उसको काफ़ी कुछ मिला। इस कारण से बाबर खुद को दफनवाना भी चाहता था काबुल के अंदर ही। ही इट हैज़ नथिंग टू डू विथ हेट्रेड फॉर हिंदुस्तान व्हाटसोएवर। और ये जगह ऐसी और हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अफ़गानियों से बहुत प्रेम था। क्योंकि जब हम जो मैंने बुक में प्रेज़ेंट भी किया है, ही मेक्स मिनिमम 4 स्कल टावर्स ऑफ द अफ़गानीज़ और वो जो च चार राइट, और वो बना रहा था इनफैक्ट इट वाज़ सो कोल्ड ब्लडेड किलिंग्स। वो बड़े आराम से अपने डायरी में लिख रहा है, आज मैंने यहाँ पे वो सरेंडर करने आए, लेकिन फिर भी मैंने नहीं सुना, उनको मैंने मार दिया और आज के इस टावर में, मीनार में मैंने 200 सर लगाए हैं। जो एंड स्कल माउंटेन्स है जो आपने पिक्चर भी जो डाली है राइट, जी, तो एंड ही इज़ टॉकिंग इट सो कैज़ुअली। राइट, तो आपको इससे ये पता चलता है कि हाँ, ही लव्ड काबुल और अफ़गानिस्तान फॉर द रीज़न दैट ही गॉट हिज़ स्टारडम हियर। यस, लेकिन उसको अफ़गानियों से प्यार नहीं था। जैसे मैं कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा सडनली अफ़गानियों का बड़ा प्यार पनप रहा है बाबर को लेकर के कि नहीं, लेकिन भाई अब उन्होंने अफ़गानियों का जो नरसंहार किया वो बहुत ही दर्दनाक था। बहुत खतरनाक, तो सो या बट एक ही डिफरेंस था दैट जब वो भारत आएगा मतलब जो मेरी सीक्वल में जब भारत की कहानी आएगी तो वहाँ पे उसने जिहाद इन्वोक किया था एंड
उसके साथ-साथ जब इनके साथ जब वो लड़ाई कर रहा है जो अ जो मुसलमान नहीं है, जो हुआ नॉन मुस्लिम जो मुस्लिम्स है रादर, उनके लिए वो जिहाद इन्वोक नहीं करता है। राइट। तो दैट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये सारी चीज़ें हैं जो नुआंसेस हैं, जिसको देख कर के हम बहुत सारे कंक्लूज़न भी ड्रॉ कर सकते हैं बाबर के कैरेक्टर के बारे में, वेदर ही वाज़ इस्लामिक फैनाटिक और नॉट, ये सब राइट। के लिए ओपन है। अब इसमें एक ज़िक्र और आता है, वो है हाज़रास का, जो आपकी बुक में भी मेंशन है। और हाज़रास के बारे में, मतलब अगर मैं पर्सनल बताऊँ तो मैंने तो समझा था द काइट रनर बुक से, जब हाज़रास के बारे में पता चला। आई थिंक मेरा ख़्याल है कि बहुत लोगों को शायद वहाँ से पहला उनको पता है। तो हाज़रास एक कह सकते हैं, अब एक शोषित कम्युनिटी रही है, उनका शोषण होता आया है। हम पाकिस्तान में भी देखते हैं आज भी। और जैसे काइट रन की भी स्टोरी थी अबाउट हाज़रास को, जिस तरह से सोसाइटी में जो स्थान था। एंड बाबर के टाइम में हम देखते हैं इट वाज़ नो एक्सेप्शन। तो उस कम्युनिटी के बारे में अगर आप कुछ बताएँ, क्या वजह रही कि वो हमेशा से ही एक प्रोसिक्यूशन का, शोषण का शिकार होते रहे? क्योंकि आपने इसके बारे में काफ़ी लिखा है कि बाबर ने कैसे उनको ट्रीट करा। तो व्हाई दिस हेट्रेड टुवर्ड्स, स्पेसिफिकली टुवर्ड्स हाज़रास? तो बा एक जो सबसे पर्टिकुलर कारण था जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया, इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ द हाजरास every time they looked a bit different than the other people हुँ, हुँ। because of their ethnical thing or whatsoever we may call it. और साथ राइट, ही साथ Hajaras were the last people to get converted to राइट, because they were actually जब आप उसके roots में जाएँगे तो they are Rigvedic people. As in जब it actually goes back to the time when the battle of 10 kings had happened, जिसको 10 राज्य युद्ध भी हम बुलाते हैं, 10 राजन युद्ध। तो उसमें जब राजा सुदास की विजय विजय हो जाती है, तो जो 10 ट्राइब है उनको भेज दिया जाता है कि देश से निकाला। And they travel outside India. Some go towards Persia. So Farsu tribes becomes a Persian tribe, and then Zoroastrianism as a religion comes out. Then certain tribe which came towards here जो अफगानिस्तान के आसपास में रह गए, तो some of them were Hajaras. हम कलश ट्राइब के बारे में भी जानते हैं. They are again the Rigvedic people. So they kept fighting for very long, and they were the last people to get converted among all the Afghans. So one reason was that their resilience or their character of giving the fight back to the warriors of the Deen, which alienated them for very long. Second was their physical appearance to be a bit different than all other people. That also made a distinction. और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ये था हाजरास का दैट उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को अलाइव रखा था बहुत रीसेंट टाइम तक। हुँ, तो उस वजह से भी पीपल ऑलवेज सॉ देम एट दिस एज डिस्टेंट। और बाबर स्पेसिफिकली हैड द प्रॉब्लम विद एनीबॉडी हु डिडंट फॉलो इस्लाम एज ही थॉट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। और राइट, इसीलिए जब जब मैं सीक्वल लिख रहा था तो सीक्वल की शुरुआत ही होती है जब ही इज वो अफगानिस्तान में और भी जगह इन्वेड करने जा रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। वहां पे ही कम्स अक्रॉस सर्टेन पीपल बजौरीज, मतलब बजौर के रहने वाले लोग। और वो बजौर के लोग को ये बोल रहा है वो कि ये इस्लाम को सही से फॉलो नहीं करते, इसलिए मैंने इनको मार दिया। दैट्स द रीज़न व्हाई आई डिड दिस। सो हाजराज के साथ भी वो केस था और इनफैक्ट हाजराज के पूरे ट्राइब और एथनिसिटी को लिंक करते हुए हाउ द देयर इज़ अ ऋग्वैदिक कलेक्शन कनेक्शन एंड ऑल, वो सबको मैंने एस्टैब्लिश करके किताब में लिखा है। और मैंने केस बिल्ड किया है दैट दे हैव ऑलवेज़ बीन द पॉइंट ऑफ परसिक्यूशन फॉर राइट, ऑब्वियसली दे वर द लास्ट वन टू कन्वर्ट। राइट। और आज भी नो डाउट हम जैसे पाकिस्तान में भी सुनते हैं हाजरास, और जो ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा एरिया में है, प्लस अहमदियास जिनके बारे में हम ये सुनते हैं, वो भी एट्रोसिटीज़ का शिकार है। तो एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, जैसे आप बाबर पे सेकंड आप बुक भी लिख रहे हैं, जो इसका सीक्वल है, और हमें और डिटेल्स पता चलेंगी, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है बाबर का और मुगल डायनेस्टी पूरी, जिसको अगर हम बोलें जस्ट फॉर ईज़ की एक डायनेस्टी अगर हम देखते हैं, आप कैसे देखते हैं उनका भारत के इतिहास में कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन इसलिए नहीं क्योंकि वो पार्ट रहे हैं, ओवरऑल भारत को बनाने में, शेप अप करने में अगर आप बोलें, तो उसका आप क्या कंट्रीब्यूशन देखते हैं बाबर और मुगल डायनेस्टी का? तो मेरा ये बिल्कुल क्लियर एनालिसिस है दैट अगर ये नहीं आए होते भारत में, तो भारत शायद यूरोप से बहुत आगे होता।
क्योंकि उनके आने की वजह से वी कुडन्ट सी द लाइट ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइज़ेशन। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट नहीं देख पाए। बिकॉज़ एक वो पीरियड था हमारा जब हमने नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला वगैरह-वगैरह इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे थे जो व्हिच शुड फेल एनी आइवी लीग ऑफ करंट टाइम गिवन द कॉन्टेक्स्ट। राइट, एब्सोल्युटली, तो हम एक बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन उस लॉस को कभी जैसे एक ईंट अगर निकल गई है एक इमारत से, वो निकलते जा रही है, तो धीरे-धीरे अगर आप उसको फिल नहीं करेंगे तो इट विल जस्ट गेट डाउन, द वॉल विल फॉल डाउन। ट्रू, ईंट को इन्होंने भरने की कोशिश नहीं की। अगर वो यहाँ के हो जाते, जैसा क्लेम किया जाता है, तो पहला काम वो ये करते, इतिहास को देखते हुए या तारीख को देखते हुए, और ऐसा नहीं है कि इनको तारीख या इतिहास का समझ नहीं है। आप जैसे बाबर को भी देखेंगे, बाबर बहुत ही हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देता है बाबरनामा में, जिसको मैंने अपनी किताब में भी कोट किया है। राइट, हिस्टोरिकल अबाउट पास्ट, ही इज़ कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद गज़नी एंड घोरी। सो ये सब जो कर रहा है, उसको सब कुछ पता है कब कहाँ क्या हुआ है। फिर भी इन्होंने कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया भारत को उसके प्रिस्टाइन फॉर्म में लाने का। राइट, तो इससे आपको पहला ये पता चल जाता है कि उनका कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं था कि भारत के लिए कुछ करना है। एग्ज़ैक्टली, दूसरा, उन्होंने हमारे काफ़ी लूट-पाट भी मचाया। ये नैरेटिव ये पर्कोलेट होता है कि वो भारत में आए, भारत के होके रह गए क्योंकि उन्होंने सारा खजाना यहीं पे इस्तेमाल किया। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। वो स्टैटिस्टिक्स ये है कि मुगल काल में या टिमुरिड काल में रादर हमारा जीडीपी शेयर जो विश्व का था वो तकरीबन 24.8% था। राइट, बहुत अच्छा रहेगा लोगों को सुन के, अरे वर्ल्ड का 1/4। लेकिन 1000 सीई में या 1000 एडी में इट वाज़ 28%। 1 सीई में 1 एडी में यानी कि 1000 इयर्स 1500 इयर्स बिफोर दीज़ पीपल केम, इट वाज़ 32%। और उसके साथ-साथ एक फर्दर जो इंटरेस्टिंग डेटा आता है, वो ये आता है कि मुगल काल में हमारा जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ रेट नेगेटिव था। ब्रिटिश काल में भी इतना नहीं हुआ है। ब्रिटिश काल में नेगेटिव 1913 से लेकर के 1950 के बीच में है। 37 साल, उसमें 3 साल भी ब्रिटिश का नहीं है, मतलब जी, ये मान के चल सकते हैं 35 साल जीडीपी पर कैपिटा नेगेटिव है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 1500 से लेकर के 1820 के बीच में भारत का जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ रेट नेगेटिव है। मतलब तकरीबन 3। व्हिच इंडिकेट्स लॉट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिकॉज़ अगर पर कैपिटा पे वो नहीं प्रभाव आ रहा तो इसका मतलब वेल्थ एक्यूमुलेट हो रहा है जिसकी हम आज बातें करते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा है और इनइक्वालिटी बढ़ रहा है तो आई थिंक थैंक्स टू मुगल्स भारत ने बहुत पहले ही एक्सपीरियंस किया है बट अनफॉर्चुनेटली ये बात आप कर रहे हैं और ये बात जब हम मुगल्स की बात करते हैं तो उनकी ग्लोरिफिकेशन में ये बातें मैंने देखा अक्सर रह जाती हैं क्योंकि आई एम श्योर बहुत लोगों को आपके माध्यम से ही ये पता चलेगा कि ये पर कैपिटा इनकम और आज जब हम बहुत सी इनइक्वालिटी को लेकर बातें करते हैं कि ये भारत ने देखा है एंड आई थिंक जो एजुकेशन का पॉइंट बहुत वैलिड है कि नालंदा तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ और देशों से लोग आते थे अगर हम मुगल्स की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन को लेकर खास तौर पर ऐसा कुछ भी जब हम ग्लोरी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द कोर्ट्स द कोर्टिसान्स और बहुत सी जो प्रैक्टिसेस थी अगर हम कहते हैं कि अकबर ने तुलसीदास अकबर के टाइम रहे तो उन्हें रामचरितमानस लिखा और ये सब बट एजुकेशन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो जरूर पीछे रहा और आई थिंक जैसा आपने कहा में काफी एडवांस सिविलाइजेशन हो सकते थे तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एस्पेक्ट जो है वो फॉर रीजंस नोन बेटर टू द हिस्टोरियंस वो एस्पेक्ट को कभी भी उतना हाईलाइट नहीं किया गया यस। और 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 या और ये फर्दर और इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ये तो एक मॉडर्न अमेरिकन हिस्टोरियन नाम है एंगस मैडिसन का, जिन्होंने ये एस्टैब्लिश किया। जी लेकिन अब इस बात को रेनफोर्स करता है उस समय की सिचुएशन। अब फ्रैंको बर्नियर और भी बाकी के लोग भी जो कोर्ट्स जिन्होंने विजिट किया, एक हिस्टोरियन का मैं नाम भूल रहा हूँ, ही हैड विजिटेड द कोर्ट इन द टाइम ऑफ अकबर। वो बताते हैं कि यहाँ पे लोग अमीर होते जा रहे हैं और जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, और सोने चांदी तो बहुत है लेकिन वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए, वो कुछ लोग कुछ कौन है? लोगों के कोर्ट के लोग हैं। अब यहाँ से जो पैसे थे वो भर-भर करके मक्का भेजे जाते थे, मक्का मदीना। और जैसे अभी लोगों ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देख कर के ये सब बात होने लगी, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक्सेट्रा यस एक्सेट्रा। लेकिन ये रिडिस्ट्रीब्यूशन तो उस वक़्त हो चुका था। हुआ क्या था कि जब अ,
उन 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो जो सारा खजाना था उसको लेकर के उसने समरकंद, काबुल हर जगह भेजा और कहानी ऐसी जाती है कि काबुल में हर काबुली को कम से कम 1 चांदी का सिक्का मिला। ओके। उसके बाद और भी उसने पूरा डिटेल दिया है कि कैसे वो वेल्थ ड्रेन करके बाहर भेजता था। उसके बाद जो अकबर द ग्रेट द आयरनिकल नेम इनके टाइम में जो पैसे भेजे जाते थे मक्का उन्होंने 1576 में 6 लाख प्लस 1 लाख रुपए भेजे, 1576 में इट और वाज़ ह्यूज अमाउंट दैट टाइम। यस 6 लाख और क्योंकि आपको उस समय एक चांदी के सिक्के में तकरीबन 280 किलो चावल खरीदी जा सकती थी। एक चांदी का रुपया। एक जिसका कीमत 40 दाम के आसपास होता था मतलब 280 किलो चावल खरीदा जा सकता था। ऐसे समय में 6 लाख रुपए भेजे गए हैं डोनेशन के नाम पे, ज़कात के नाम पे और सोर्सेज़ आपको ये बताते हैं कि जो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड थी उस समय मक्का के आस-पास मंडराती थी। जैसे पता चलता था कि भारत से मक्का के लिए कारवान आने वाला है, क्योंकि उनको पैसे मिलेंगे और पैसे राइट। डिस्ट्रीब्यूट होते थे और उसके साथ-साथ जब जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा भेजे थे, वो भेजे गए थे वहाँ के मक्का के शरीफ के लिए, क्योंकि अकबर वाज़ ट्राइंग टू लूर देम कि वो खलीफा बन जाए। वो खलीफा बनने की कोशिश कर रहा था और इसलिए उसने 3-4 बार भेजा और बट फाइनली ऑटोमन्स उसके बिकॉज़ ऑटोमन्स जो है उस समय खलीफा हैं, उन्होंने उसके टारगेट को पूरा होने नहीं दिया एंड ही वाज़ किक्ड आउट ऑफ द बिज़नेस व्हाट ही वाज़ ट्राइंग टू एस्पायर फॉर और इसी वजह से फिर फाइनली उसने दीन-ए-इलाही बनाया था, कि मुझे रिलिजियस ऑथॉरिटी पे हेड पे जाना है। ही ऑलवेज़ वांटेड टू बी वेरी पावरफुल और ये कोई रीज़न नहीं था सेक्युलरिज़्म वगैरह, राइट। क्योंकि इसी समय जब दीन-ए-इलाही का कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन हो रहा था 1576 1578 वगैरह के आस-पास, उसी समय बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है और जब बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी तो उस वक़्त पे बदायूनी ने खुद अपने तारीख में लिखा है कि मैं बादशाह के पास गया और मैंने बताया कि मुझे हल्दी घाटी के युद्ध में जाने की तीव्र इच्छा है और मैं अपने दाढ़ी को काफ़िरों के खून से रंगना चाहता हूँ। ये सुनकर के बादशाह बहुत खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे 50 सोने के सिक्के दिए। सो 50 सोने के सिक्के ऐसे समय में अकबर एक ऐसे इंसान को दे रहा है जो कि अपने दाढ़ी को काफ़िरों के खून से रंगना चाह रहा है, जब हम ये बोलते हैं कि दीन-ए-इलाही का कॉन्सेप्ट मेकिंग शुरू हो गया है। सो ही वाज़ नॉट दैट सेक्युलर पर्सन व्हाट यू वांट टू शो राइट। इट। अब उसके बाद जहांगीर ने भी खुद बहुत सारे पैसे भेजे और जहांगीर तो ये बताता है कि मैंने अपने पिता के ट्रेडिशन को फ़ॉलो करते हुए ही मैं पैसे भेज रहा हूँ। शाहजहाँ ने भी पैसे भेजे। शाहजहाँ ने तो अति कर दी क्योंकि वो शाहजहाँ से फिर ताजमहल की कहानी आ जाती है। क्योंकि जब ताज को कमीशन किया गया था, मुमताज़ के देहांत के समय जब जी, उनकी जी। मृत्यु 14वें बच्चे का जन्म होते वक़्त शी डाइज़ आउट ऑफ द लेबर पेन एंड बरहनपुर इज़ द जगह जहाँ पे वो एग्ज़िस्ट करता है। सो उसको कमीशन करने के लिए उसने तकरीबन 4 करोड़ सिल्वर चांदी के सिक्के लगवाए। कमीशन बहुत सब करोड़। कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग का ये हाइपोथेसिस है कि वो टेम्पल था, कई लोगों का ये है कि पैलेस है, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं क्लेम भी नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि एक स्ट्रक्चर कमीशन किया गया था वेदर इट वाज़ अ रिकंस्ट्रक्शन और उसके ऊपर लेकिन इतने पैसे डाले गए। ये मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये पैसे तब डाले गए हैं 1631-32 के समय में, जब शाहजहाँ ने एक बहुत बड़ा अकाल लाया है सूरत, डेक्कन और मालवा रीजन के ऊपर। और ये अकाल इसीलिए आया है क्योंकि शाहजहाँ ने अपने रीगल आर्मी को भेजा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के गवर्नर्स ने रिबेल कर दिया है और उन्होंने आदिल शाहीज़, बीजापुरीज़ वगैरह से हाथ मिला लिया जो कि शत्रु हैं शाहजहाँ के या फिर मुगल एम्पायर या तिमुरिड एम्पायर के। तो ये वो इलाके हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता था। तो जब रेवेन्यू हमको नहीं मिल रहा है तो किसी को नहीं मिलेगा, ये सोचता किसी को शाह। नहीं मिला। तो उसने अपने आर्मी को इंस्ट्रक्शन दिया एज़ पर लाहौरी जो उसके बायोग्राफर हैं, वो इंस्ट्रक्शन ये था कि जाओ सारी फसल को जला दो और डिस्ट्रॉय कर दो और सारे फसल डिस्ट्रॉय कर दिए, जला दिए गए, राइट और सारे
और जब घोड़े जब उपजाऊ मिट्टी के ऊपर चलते हैं, तो घोड़ों के टापों से थोड़ी लैंड इतनी सेटल हो जाती है कि उसपे आप फिर से क्रॉप लगा नहीं सकते कुछ सालों तक। और उसके बाद बारिश नहीं होती है और वो बारिश नहीं हुई, फसल डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। तो उस वजह से जो अकाल आया, उसमें तकरीबन 7.5 मिलियन लोग मारे गए। और वो जो 7.5 मिलियन लोग मारे गए, वो इतना भयावह था कि पीटर मुंडी जो आई विटनेस है, वो कहता है कि लोग पीपल आर ईटिंग फ्रॉम द एक्सक्रीटा ऑफ द डेड। लोग अपने बच्चे को स्लेव की तरह बेच रहे हैं, कि स्लेव भी बन जाएगा, कम से कम जीवित तो रहेगा। जीवित रहेगा। लोग कुत्ते के मीट के लिए बकरी के मीट का सौदा कर रहे हैं। सो बहुत कुछ, और ये सब के बारे में लाहौरी ने भी लिखा है कि, और आप ये सोचिए जब 4 करोड़ रुपए इस पे डाले गए हैं, और ये अकाल के रिलीफ के लिए कितने पैसे निकाले थे शाहजहां ने, आप यकीन नहीं करेंगे जब मैं नंबर बताऊँगा। तो बाद में अकाल के रिलीफ के लिए वो 1 लाख रुपए निकालता है। कहाँ 4 करोड़ चांदी के सिक्के महल बनाने के लिए और 1 1 लाख लाख। रुपए था। और मुमताज़ का जो मेंटेनेंस था मंथली, जो उसको सैलरी मिलता था, दैट वाज़ आल्सो वे हायर देन दिस नंबर, जो उसने अकाल के लिए। सो शाहजहां के कारनामे और कृत्य पे अगर हम देखना शुरू करेंगे, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट घास्टली। और सवाल ये उठता है कि अगर हम विंस्टन चर्चिल पे सवाल उठा सकते हैं फॉर किलिंग अराउंड 4 मिलियन पीपल, यस, गल्फ फेमिन ऑफ यस। 43, तो फिर शाहजहां से इतना प्यार क्यों नहीं? शाहजहाँ से क्यों नहीं? ट्रू। राइट। और ताजमहल सुंदर है, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मानता हूँ ताजमहल सुंदर है, लेकिन नॉट अ सिंपल। तो मेरा जो एक्चुअली आखिरी सवाल है वो सेम लाइंस पे ही है कि आपने जो बताया आज मुगल्स के बारे में और ये सब जैसा कि हम जानते हैं ऑथेंटिक सोर्सेज से जो ओरिजिनल सोर्सेज जैसे बाबर के सोर्सेज बाबरनामा से ही हैं तो उससे ज्यादा ऑथेंटिक कोई एक इतिहासकार के लिए सोर्स नहीं हो सकता। अ, ब्रिटिशर्स के टाइम जब हम जो पढ़ते थे जैसे हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमें कल्चरली रूल करा और उन्होंने इंडिया को ही पुअर लाइट में दिखाया इंडियंस के सामने और ये दिखाया कि वो रूल करके एक तरह से इंडिया पर एहसान कर रहे थे। और ये लिखने वाले में जैसे आपने तो मार्क्सिज्म पढ़ा है तो कार्ल मार्क्स तक ने इस चीज को फेवर करा था कि ये तो भारत पर एहसान है और लेकिन जब ब्रिटिशर्स चले गए और आज हम कह रहे हैं कि 75 साल हम मना चुके हैं तब हम अपने ही लोग रूल कर रहे थे लेकिन ये नैरेटिव कि मुगल्स ने बनाया ये नैरेटिव प्रोपेगेट हुआ और ज्यादा बड़ा इसकी आप क्या वजह मानते हैं कि जब हम खुद ही रूल कर रहे थे ये नैरेटिव पेडल किया गया मुगल्स की गलत बातों को इग्नोर किया गया और तो ऐसा क्यों कि एक आप आजादी के 75 वर्ष बाद एक किताब लिख रहे हैं जिसमें हम ये जान रहे हैं या विक्रम संपत जैसे हिस्टोरियन जो कुछ समय पहले सावरकर के बारे में लिखकर लोगों को सावरकर के बारे में बताया तो ऐसा क्यों कि हमें 60-70 साल लगे इन सच्चाइयों को सामने लाने के लिए। सो आपने जो पॉइंट बोला है, रियली मैं जनरली मैं एगनीज़ में नहीं जाता हूँ, या फिर आई डोंट फील पेन अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन जब आपने अभी इस बात को बोला, तो आई वाज़ जस्ट रेट्रोस्पेक्टिंग थोड़ा-सा, एंड आई फेल्ट वेरी हर्ट, बिकॉज़ मेरी किताब 75 साल के बाद आई है, इंडिपेंडेंस के, और ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थे। इट्स नॉट दैट दे, राइट। बट स्टिल पंडित नेहरू राइट्स इन हिज बुक ऑफ द, मैं किताब का नाम भूल रहा हूँ, बट वहाँ पे ही प्रेजेस बाबर, एंड ग्लिम्पसेस द वर्ल्ड हिस्ट्री। यस, और वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल बोला था, बाबर वाज वन ऑफ द मोस्ट कल्चर्ड एंड डिलाइटफुल पर्सन वन कुड एवर मीट। ही डिड नॉट डिस्ट्रॉय एज हिज एंसेस्टर्स डिड। बाबर इसका जवाब देता है पंडित नेहरू को, और वो बोलता है कि जब मैं खानवा के बैटल से पहले, जब उसने शराब की बॉटलें तोड़ दी कि ये कुफ्र है, ये नहीं करना चाहिए। वो बोलता है कि जिस तरह शराब की बॉटलें टूटी है ना, इस तरह से मैं मूर्तियों को तोड़ूँगा। ही सेज इट, बाबर कह रहा है, बाबर का जवाब है पंडित नेहरू को। अब प्रॉब्लम ये है अभिषेक जी कि अगर ये मान लीजिए ये कैरेक्टर फिर से जीवित हो जाते, से बाबर, औरंगज़ेब, अकबर, तो जिस प्रीटेक्स्ट में इनको फ्रेम किया जा रहा है ना, दे वुडंट हैव लाइक्ड इट। राइट। क्योंकि कहाँ बाबर खुद को कंपेयर कर रहा है गजनी गोरी से, कहाँ हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि he did not destroy like his ancestors. He took pride in destruction. एग्जैक्टली। So they would have been persecuted in worst of the ways, like including Pandit Nehru, including any court historian जो आज खुद को मुगल हिस्ट्री के एक्सपर्ट बताते हैं और खुद को they want to
make themselves placed in a position to make a good case for the Mughals, राइट, ये काफ़ी बुरी सज़ा होती है इनके कोर्ट्स में। दे वुडन्ट हैव लाइक्ड इट द वे दे डू इट। और अगर ये पंडित नेहरू से शुरू हुआ तो उसके बाद जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर थे, अब जैसे इरफान हबीब को मैं इसलिए प्रेज़ करता हूँ कि जिन्होंने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो किताबें लिखी हैं, अकबर के ऊपर भी उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो बड़ी ट्रुथफुल हैं। दे गिव यू द ट्रू नेचर। और मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि इफ यू वांट टू refute public speeches of Irfan Habib about Mughals, you pick his book and quote Irfan Habib to Irfan Habib. That will be refuted because he was very honest in his book. राइट, लेकिन बाकी के जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हैं, उन्होंने बहुत ही डिस्ट्रक्शन किया है एंड यस, स्पेशली रोमिला थापर स्कूल ऑफ थॉट एंड मेनी अदर पीपल। जो रोमिला थापर स्कूल ऑफ थॉट कहने का मतलब ये है कि उनकी वर्क को फॉलो करते हुए जो आगे काम कर यस, रहे यस। हैं, तो उन्होंने She has been mentor to many historians, no doubt. यस, तो this complete denial of the fact that there was a persecution of Hindu, they were, Yeah, so this gives a very bad taste क्योंकि यहाँ पे आज हम कोई युद्ध नहीं करना चाह रहे किसी से, ना ही हमारे मन में ये मंशा है कि हम किसके साथ क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इतिहास को, अगर आप हमारे एंसेस्टर्स के परसिक्यूशन को भी सत्य बताने से भी झिझक रहे हो, इससे दुःख होता है। right. इससे दुःख होता है। That's very true, and this reminds me of a conversation I had with the जर्नलिस्ट उत्पल कुमार, और उन्होंने ये बात बोली थी कि हम आज किसी भी मुस्लिम को इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि 500 साल पहले तुम्हारे किसी रूलर ने मस्जिद तोड़ी या सॉरी मंदिर तोड़ा। लेकिन मुख्य बात यहाँ पे किसी मुस्लिम को गलत ठहराने की ये है कि अगर इतिहास में एक चीज है जिसके लिए एविडेंस है सामने, तो अगर हम उसको झुठलाएं और कहें कि हम सेक्युलर देश हैं इसलिए हम ये नहीं बताएंगे कि एक मंदिर टूटा या किसी पर अत्याचार हुए, एंड सिमिलर टू व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग, व्हाट पवन वर्मा जी सेड, दैट जो इतिहास है जिसके लिए एविडेंस है, हमें उसको मानने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जो फैक्ट्स हैं लोगों के सामने रखे जाने चाहिए। इट शुड नॉट बी कि हम किसी एक सेक्युलरिज्म या ऐसे किसी नैरेटिव के नाम पर हम जो सच है वो ना बताएं, क्योंकि अगर आपको ब्रिजेस बनानी है तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस से बिल्कुल शुरू होना चाहिए कि हाँ ये था, ठीक है, आज उसका महत्व नहीं है क्योंकि इस बात को 500 साल 600 साल हो गए, लेकिन दिस इज व्हाट ट्रुथ इज विच हैज बीन टोल्ड, विच हैज फॉर विच देयर इज एविडेंस। तो वेल, मैं डेफिनेटली आपका आवाज बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट वाज वेरी इंसाइटफुल सेशन। मैं डेफिनेटली बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ आपकी इस सेकंड बुक और आने वाली बुक्स का। तो अगर आप डिस्क्लोज कर सकते हैं कि कब तक वी कैन एक्सपेक्ट द सेकंड बुक। तो मेरा तो टारगेट है कि बुक जनवरी में आ जाए, बट आई एम ओके, टू गिव मैन्युस्क्रिप्ट, फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट। आई एम इन द लास्ट फेजेस ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। आई एम ट्राइंग टू लॉक इट एंड लेट्स सी व्हेन दे फिट इन इनटू द कैलेंडर। बट मेरा लक्ष्य ये था कि 22 जनवरी को रिलीज हो जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। राइट, लेट अस सी हाउ इट पैन्स आउट एंड आई एम क्वाइट मोर एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग बुक, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऐसे-ऐसे फैक्ट्स लेकर के मैं आ रहा हूँ about Ram Mandir even. There is a narrative, but the truth is a bit far from it. Certainly, temple राइट, how it was destroyed is a bit far different from the common narrative. So वो सारी चीजें हैं. I'm talking a lot about certain amount of jawhars which were committed, where I say that it was a battle fought by the Bangals and the swords together. Right. So this people can expect a lot to it. जैसे इस किताब में भी मैंने बाबर के अलावा भी बहुत कुछ ऐड किया है। यस, जैसे इस बुक में नोट्स का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि मैंने नोट्स डाल दिया है, बट नोट्स लिटरली हैव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, से जुनबिल्स के बारे में, हाजरास के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंट्रोडक्शन में काफी लंबा इंट्रोडक्शन लिखा है बिकॉज appendix again is very important. So I guess 60% is biography of Babar, 40% is many other information which I just couldn't stop myself to put in. I want people to read it as soon as possible. So sequel में वैसे ही कुछ होने वाला है with a lot of other information, and so I am looking forward that कब वो metalize होकर के आगे आ जाती है। wonderful. So all those who are watching and will watch it later on YouTube, all history buffs, this book I definitely recommend, and I'm sure बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। I would call it a revelatory book। बहुत से ऐसी revelations थी जो मुझे नहीं पता थी। मैंने personally to a good extent history पढ़ी है,
तो जो भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, जो जानना चाहते हैं कि भारत का इतिहास क्या है और कैसे-कैसे लोगों ने किसको भारत को कैसे-कैसे शेप करा, आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक। दिस इज़ अवेलेबल एट ऑल लीडिंग बुक स्टोर्स एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑर्डर फ्रॉम Amazon एंड Flipkart. Abbas, thank you very much बात करने के लिए. It was a pleasure interacting with you. But just one thing is left, which I have to get the book signed. So whenever you come to Delhi next, we have to meet and to get the book signed with you. For sure, I'm looking forward, and it was really a pleasure interacting with you. I thoroughly enjoyed. मुझे बहुत मजा आया. I really liked it. Thank you. So, so thank you. Thank you so much.